आदि से मोक्षपटम की जो शुरुआत हुई थी, मोक्षपटम हमारे पहले के सेजेस जो है वो अपने लाइफ में मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने इसको जो है इसकी गणना की थी कि जब उन्हें मोक्ष नहीं मिलता था, मनुष्य शरीर तो ले लिया, एक सोल जर्नी में आ गए सारे संत महात्मा, जैसे बड़े बड़े हमारे जो ऋषि मुनि थे। पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से क्या होता था कि सिद्धियां तो बहुत मिल गई, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, या जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते थे। तब वो ईश्वर से साक्षात्कार कैसे करें या अपने प्रश्नों से के लिए डिवाइन गाइडेंस कैसे लें, तब उन्होंने जो है एक पूरा ह्यूमन जो सीरीज होता है, एक इंसान कैसे कैसे कर्म करता है, उनसे कैसे कोई कर्म हुए होंगे, उन सबकी एक व्याख्या करते हुए एक बोर्ड बनाया था, एक तरीका बनाया था कि वहां पे वो अपने कहाँ पे वो जो है कहीं लैग कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बात है या कौन सा ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से वो नीचे आ जा रहे हैं और ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। तब मोक्षपटम की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे 13वीं शताब्दी में एक स्वामी जो है ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव थे, उन्होंने 13वीं शताब्दी में इस उस विद्या को मोक्षपटम का नाम दिया, है ना। और मोक्षपटम का उन्होंने जो है पूरा एक नया स्वरूप दिया, उस ज्ञान को, उस विद्या को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने 13वीं शताब्दी में, संत ज्ञानदेव जी ने। इसमें 72 बॉक्सेस हैं जिसमें कि उन्होंने कुछ सीढ़ियां रखी, कुछ स्नेक्स काटे, कुछ स्नेक्स बनाए। स्नेक बाइट मतलब ऑल दोज लाइफ के सिचुएशन है, जब स्नेक बाइट करता है, हम जब डाइस चलते हैं तो फिर हमको वहां से नीचे आना पड़ता है जहां उसकी टेल है। इट मीन्स कि एक आदमी अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर रहा होता है कि उसको पता नहीं होता, और अचानक उस कर्म का फल एक ऐसे सिचुएशन पे आके मिलता है जब उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या किसी ना किसी वे में वो डाउनफॉल करता है अपने उस कर्म को भोगने काटने के लिए, और अपनी प्यूरिफिकेशन, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने का डिवाइन उसको एक मौका और देता है ना। जैसे कोई आदमी फेल हो जाता है तो फिर क्या करता है, तो वो मेहनत करता है अपने पे, वो फेल हो गया या उसका कोई लॉस हो गया तो वो अपने पर काम करता है ना। किन किन वजहों से ऐसा हुआ, राइट। वो उन वजहों पे काम करता है, उन कमियों पे काम करता है, अपनी उस अज्ञानता को दूर करता है और फिर जर्नी में आगे बढ़ता है। और कहीं कुछ बहुत अच्छा अ, जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं और हमसे कुछ अच्छे पुण्य कर्माज भी होते हैं, जब अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाते हैं, अपने धर्म कर्म के राह पे चलते हैं, देव दानव दोनों हमारे अंदर है ना। कभी कभी हमारा डिवाइन एनर्जी, हमारा इनर साउंड हमसे कुछ ऐसा करा जाता है कि जिससे कि आत्म परमात्मा भी खुश हो जाता है। तो उसका जब हमको बेनिफिट मिलता है तब हमको सीढ़ी मिलती है। तो मतलब कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमने चीज अचीव की, लाइफ में कोई ना कोई चीज की प्राप्ति की, या किसी सुख का अनुभव किया, है ना। ऐसे ही पूरा जीवन का उतार चढ़ाव का ये खेल है मोक्ष पटम। अपने जीवन की यात्रा को समझने के लिए मोक्ष पटम सीखा जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कहाँ लैग कर रहे हैं या आने वाले समय में कहाँ पे संभावना है। मोक्ष पटम उसको बखूबी हमें एक तरह से एक आईने की तरह, एक सीसीटीवी कैमरा है ना, जिसमें कि हमारी की हुई गलतियां दिखती हैं, जिनका कि हमें बोध नहीं रहता, जिनका कि हमें पता नहीं होता। क्योंकि अंजू मैम, हम सब अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। हमने लाइफ में देखा और सीखा है कि चीजों को दूसरे के ऊपर हम डाल देते हैं ना हमेशा, राइट। छोटा बच्चा भी होता है तो कहता है इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो हमने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्चुअली जो है, और अगर हम ले भी लेते हैं तो फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं, है ना। अगर कभी बाय डिफॉल्ट हमने ले भी लिया इस बात को कि हाँ हमारी गलती थी, तो फिर वो गलती हमें गिल्ट में लेके चली जाती है, एंड मैक्सिमम टाइम तो हम मानते ही नहीं इस बात को। मैक्सिमम टाइम तो यही बात होती है। हेलो, जय माता दी मैम। मैं ना अभी जरा मोक्ष पटम की क्लास में हूँ।
है ना। अभी हाँ सेशन ले लूँ मैं, ठीक है। ठीक है अंजू मैम, वैसे आपको लिखने की जरूरत वो नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी लिखने से क्या ब्रेन में बात चली जाती, तो आप लिख सकते हैं, लिखने से हमको वो बात अच्छे से समझ में आ जाती। तो लाइफ में हम यही काम, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे, कभी बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। कर्म भी इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, हमारा सोचना भी कर्म है ना। हमारा किसी को कुछ महसूस कराना भी कर्म है। कभी कभी हम कुछ नहीं करते और कुछ नहीं कहते, फिर भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। हमारी नजरें भी कभी कभी बहुत कुछ सामने वाले को समझा जाती है, कभी हौसला दिला जाती हैं, कभी हौसला तोड़ देती हैं, है ना। हमारा तरीका, हमारी इग्नोरेंस या हमारा सपोर्ट करना बिना कहे भी कभी कभी हम बहुत अच्छे बुरे कर्म का भागीदारी, मतलब हम उसका एक पार्ट बन जाते हैं, हमारी भागीदारी हो जाती है। कहीं कुछ हमारे सामने गलत हो रहा है और हम वहां पे नहीं बोल रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, वहां पे हम अपने, हम अधर्म के राह पे आ गए। इसका मतलब हम गांधारी की तरह हमने आंख पे पट्टी बांध ली, है ना। राइट, कि एक ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें तार्किक एक स्तर दिया है, भगवान ने हमें आवाज दी है, और कहीं कहीं हम अ, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम बिना किए ही उस अधर्म का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि हम चुप हैं, क्योंकि हमने देख के अनदेखा कर दिया, क्योंकि हमने एक गलत हो रही चीज के लिए, किसी सामाजिक स्तर पे कोई चीज गलत हो रही है, तो हमने वहां पे अपनी आवाज नहीं उठाई, हमने अपने होने का वहां पे परिचय नहीं दिया। राइट। तो ऐसे ना जाने कितनी बार हमारे जीवन में, हमारे ऐसे वो लोग जिनको हम कभी कभी लाइक नहीं करते और उनके लिए कोई कुछ गलत कह रहा होता है, तो हम उस बात को सुन लेते हैं, उस निंदा, हमने निंदा नहीं की, पर हम उस निंदा का एक पार्ट बन गए, क्योंकि हमने उस बात को सुना। वो व्यक्ति वहां नहीं है, उसकी निंदा हो रही है। राइट। हमने उस निंदा में रस लिया, हमारे मन को, तो हम भी उस निंदा का एक पार्ट बन गए ना। बड़ा मजा आया हमको कि हमारे किसी विरोधी का क्या हुआ वहां पे, मजाक उड़ा, उसके लिए कोई गलत बात बोली गई, हम क्यों बोले, तो हम उस निंदा का पार्ट बन गए। कहीं किसी पे कोई वायलेंस कर रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, हमें लगता है उसका पर्सनल मैटर है, तो भी हम उस वायलेंस का एक हिस्सा बन गए, क्योंकि हमने अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं किया। हमने क्या एफर्ट किया, तो अगर हमने एफर्ट नहीं किया और वो चीज हमारे सामने हुई है, या किसी भी तरीके से हम उस इवेंट का हिस्सा थे, तो हम भी उसका भागीदारी हमारी भी बनती है। तो जाने अनजाने देखो हमसे कितनी अज्ञानतावश हम अपने, कहीं कहीं अपने जिम्मेदारी से, अपनी ड्यूटी से हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमने ड्यूटी क्या समझी कि जब हमारे अपनों के लिए कोई कुछ बोलेगा, जब मेरे लिए कुछ कहेगा, तब मेरी आवाज निकलेगी। पर ये बॉडी कॉन्शियसनेस पे, सोल कॉन्शियसनेस पे ये रूल काम नहीं करता। सोल कॉन्शियसनेस है वी ऑल आर इक्वल, हम सबके, हमारे अंदर वही संवेदना सबके लिए होनी चाहिए। अगर हम एक बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो हम बार बार अधर्म के राह पे चलेंगे। मेरे बेटे को कुछ कहेगा, मेरे बच्ची को कुछ कहेगा, मेरे हस्बैंड को कुछ कहेगा, मेरी गाड़ी को कोई कुछ करेगा, मेरे घर को कुछ करेगा, तो मैं चिल्लाऊंगी। तो ये क्या बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई ना, सोल कॉन्शियसनेस नहीं रही, और हमारा जीवन आधा तो बॉडी कॉन्शियसनेस में जाता है, इसी एक फेक आइडेंटिटी में जाता है कि मैं और मेरा। तो अध्यात्म हमें ताकत देता है, अध्यात्म हमें आवाज देता है ना। एक ऐसी आवाज जहां पे उस आवाज की जरूरत है, एक ऐसा विजन जहां पे इस विजन को रखने की जरूरत है, एक ऐसी ताकत जहां पे एक गलत चीज को, गलत बात को समर्थन हम कर देते हैं। अगर हम साइलेंस में, अगर हम चुप है, तो वो समर्थन है। जैसे कि हमारे महाभारत में हुआ, जो चीरहरण हुआ, उसमें सभी की भागीदारी थी। वस्त्र सिर्फ एक व्यक्ति ने खींचा था, आदेश किसी एक व्यक्ति ने दिया था, लेकिन पूरी सभा उसकी जिम्मेदार थी, क्योंकि मूक दर्शक थी। एक विदुर के अलावा, एक विदुर के अलावा किसी ने भी गलत को रोकने का साहस नहीं किया। विदुर ने अपना धर्म निभाया, किसी ने उसकी सुनी या नहीं सुनी, पर उन्होंने अपना धर्म निभाया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि ये गलत है, इसको रोक दिया जाए। तो वो उस पाप से बरी थे।
क्योंकि वो अस्त्र नहीं उठा सकते थे, पर वो अपनी आवाज उठा सकते थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, तो वो उस पाप के भागीदारी नहीं बने। बाकी सब उस पाप के भागीदारी थे, तो सबको उसके उसके हिसाब से दुख भोगना पड़ा। किसी ने अपने को खोया, किसी ने पूरी संतान को खोया, किसी ने अपने मान प्रतिष्ठा खोया, कोई शैया पे लेटा, अपने अपने हिसाब से सबने, है ना। तो आज से एक बात याद रखिएगा कि हमें ईश्वर की, अगर हम ईश्वर में भरोसा करते हैं, राइट। और अगर हमें स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी हमें कुछ छोड़ना नहीं सिखाता, जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी हमें और बेहतर बनना सिखाता है, हम कहाँ कमी कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को किन किन चीजों में मापदंड है हमारा, ओनली अगेन दिस बायोलॉजिकल, कि हमारा कॉन्फिडेंस में हमें जो है कोई कमी है, हमारे लुक में कोई कमी है, हमारे खान पान में कोई कमी है, हमारे दैनिक दिनचर्या में कोई कमी, तो हम कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, ओनली बायोलॉजिकल। पर एज ए सोल अवेयरनेस, सोल के संस्कार, है ना, अपने सदकर्मों को क्या हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अच्छा सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सोल को कैसा होना चाहिए, ये जर्नी तो सोल की है, उसके कौन से गुण धर्म संस्कार होने चाहिए, वो कैसे और डेवलप करें हम, वो कैसे अब अचीव करें हम। तो वो हमें ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी सिखाता है। स्पिरिचुअल जर्नी हमें ओवरऑल एक ग्रोथ देता है, ओवरऑल एक हमें ट्रांसफॉर्मेशन देता है। हम जैसे जैसे आंतरिक रूप में सक्षम होते जाते हैं, हम जैसे जैसे अंदर से ना और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, और ज्यादा प्योर होते जाते हैं, ऐसे वैसे हम अपनी मेटलिस्टिक लाइफ में भी ग्रो करते हैं। क्योंकि चाहे लक्ष्मी हो, चाहे विद्या हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शक्ति हो, है ना, ये दीज ऑल डिवाइन एनर्जीज, चाहे ऑल द प्लैनेट हो, ये हमें तब ब्लेस करने लगते हैं जब हम सोल लेवल पे ग्रो करते हैं, है ना। तब हम जो भी सोचते हैं वो बात होने लगती है। हमारा पहला फर्ज है अपने बारे में सोचना और अपनों के बारे में सोचना, लेकिन स्वार्थ ही करते रह जाते हैं, हम परमार्थ में जाते ही नहीं है, है ना। तो सामाजिक उस पे भी हमारा कुछ दायित्व है, सोल की भी कुछ ड्यूटीज हैं। सोल को ये शरीर मिला है, कुछ रिश्ते मिले, तो उसको कुछ इस लाइफ में कुछ लेसन मिले, उसे कुछ लेसन सीखना है। सोल कुछ लेसन नहीं ले पा रही, कुछ चीजों पे मास्टरी नहीं कर पा रही, कुछ दुख से ऊपर उठ नहीं पा रही, तो सोल का ये लेसन, ये जीवन पूरा इस, देखा जाए तो ये सोल जर्नी है, इट्स नॉट अंजू की जर्नी, सुहानी की जर्नी। अंजू अपना नाम आज बदल ले, एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल नाम से अंजू की जगह मंजू रख ले, तो क्या फर्क पड़ता है। प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरा बदल लो, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा फर्क आएगा देखने में, सुनने में, समझने में, बाकी व्यवहार, नेचर, चीजें, तो सोल जर्नी है, राइट। तो सोल के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, सोल की को हम कितना नॉलेज दे रहे हैं। तो अध्यात्म, आत्म अध्ययन, खुद को समझना, अपने जीवन को समझना। तो जीवन जीने आए हैं, तो जब हम अपने को ही भूल जाएंगे और या हमारी याददाश्त खो गई एक तरह से, तो अपनी याददाश्त को जब तक हम वापस नहीं पाएंगे, तब तक हम सही ट्रैक पे कैसे जाएंगे, है ना। तो मोक्ष पटम हमें इन सारी चीजों से कनेक्ट करता है, राइट। इसलिए मोक्ष पटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोक्ष पटम में 72 बॉक्सेस है। पहला बॉक्स आता है इसका जेनेसिस। जेनेसिस मतलब आरंभ, जेनेसिस मतलब किसी चीज का आरंभ, किसी चीज की उत्पत्ति। तो जब एक बर्थ से रीबर्थ होता है, जब एक सोल को नया जीवन मिलता है, दैट इज कॉल्ड उत्पत्ति ना। एक एक जीव आत्मा की उत्पत्ति हुई, उसको नया शरीर मिला, रिन्यूअल होना, है ना, रीस्टार्ट, जीवन फिर से रीस्टार्ट हुआ, एक जगह पे पॉज हुआ। और उसका जेनेसिस का मतलब होता है आरंभ, किसी चीज की बिगनिंग, किसी चीज की शुरुआत।
तो सोल जब एक नया शरीर लेती है तो वहां से वापस उसकी सारी चीजें वापस एक रीस्टार्ट, एक बार उसको पूरा मौका ईश्वर फिर से देता है। एक नया बैकग्राउंड होता है, एक नई बॉडी होती है, एक नया इन्वायरमेंट होता है, नई ऊर्जा होती है ना, नए संबंध होते हैं। और कुछ पुराने अपने पिछले कर जन्म से या अपने पिछले जर्नी से सोल कुछ संस्कार लेके डेफिनेटली आती है। इसीलिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, हम देखते हैं कि बचपन में कुछ बच्चे बचपन से बहुत टैलेंटेड होते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड सिंगर, दे आर वेरी गुड राइटर्स, मतलब बहुत अच्छा जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छे नोट्स लिखते हैं, या बहुत अच्छी जो है सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी डांसिंग करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, या बचपन से ही बहुत ज्यादा मैकेनिकल दिमाग होता है उनका, है ना, या इंजीनियरिंग का दिमाग होता है, या डॉक्टरी का दिमाग होता है, या बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, मतलब बहुत लॉजिकल होते हैं। राइट, तो कुछ कुछ बच्चों में देखो अलग अलग, हर बच्चे में एक्चुअली क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे बचपन से, एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, एक बहुत डेयरिंग होता है ना, हम कहते हैं देखो ये वाला तो मेरा ये वाला बच्चा ना बहुत डेयरिंग है। दोनों में आपको डिफरेंसेस दिखते हैं। तो एक ही परवरिश है, एक ही पेरेंट्स है, एक ही डीएनए, लेकिन दोनों में के व्यवहार में हमको फर्क, कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। हर घर में, हर बच्चों में कुछ चीजें सिमिलर होंगी, वो जेनेटिक होता है। पेरेंट्स से भी तो हम कुछ लेते हैं ना, तो कुछ हमारी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो इक्वली दोनों में आती है। राइट, और कुछ चीजें क्या होती है कि वो जिस टाइम पे एक बच्चा जब गर्भ में है, उस टाइम पे घर का माहौल या माँ का मानसिक जो है जो स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल जो जो एक स्टेट होता है, वो अलग होता है। हो सकता है बहुत खुशनुमा, हो सकता है वो वाला पहला जब कंसीविंग हो, तो हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, उस टाइम पे लाइफ में कुछ काफी उतार चढ़ाव चल रहा हो। राइट, तो एक पहला सोल ने जो पिछले जर्नी में संस्कार या जिस चीज का अभ्यास किया है वो सोल की क्वालिटी में आता है। दूसरा, जब गर्भ में आता है तो उस गर्भ का माहौल कैसा है। और तीसरा, माँ बाप की प्रॉपर्टी, माँ बाप के डीएनए और जेनेटिक आता है। तो जो जेनेटिक डीएनए होता है वो दोनों बच्चों में इक्वल दिखता है। जैसे कभी कभी दोनों का चेहरा एक जैसा दिखता है, कुछ एक हैबिट सारे में बहुत कॉमन दिखेगी, दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं। राइट, कुछ एक चीज है जो 100% वो कहते हैं ना, हर खानदान में सब में दिखेगी, दिखती है कुछ एक चीज, या लाइफ का कुछ एक पैटर्न, है ना, कोई एक ब्लेसिंग और कभी कभी कोई एक कर्ज, या कोई एक बिहेवियर या कुछ एक चीज। तो माँ बाप से प्रॉपर्टी आती है, बच्चों, माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों में दिखती है ना, तो पैटर्न दिखता है। कुछ बच्चा पिछले जन्म से लेके अपने संस्कार आता है, कुछ बच्चा दो बच्चों के नेचर में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके लाइफ में आगे आने वाले इवेंट, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे बिलीफ हमारे घर में बन जाते हैं, या हमारे चाइल्डहुड स्टेट जो हमारा होता है उसमें बन जाते हैं। तो कभी कभी एक बच्चे की परवरिश अलग तरीके से होती, दूसरे बच्चे की परवरिश अलग तरीके से होती है ना। एक बच्चे में बहुत सर्वाइवल होता है, या उस टाइम पे पेरेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, या बड़ा प्रेम होता है। और एक बच्चे में कभी कभी देखा गया है कि उस टाइम पे माहौल बड़ा अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, या पहले वाले से खराब होता है। तो इसका इम्पैक्ट भी बच्चे के बिहेवियर में, उनके पर्सनालिटी में, उनके तरीके में आपको जिंदगी भर दिखेगा, है ना। घर का माहौल, किसी भी इंसान को, आज हम जिस एज में हैं, हमारे व्यक्तित्व को देख के हमारे घर के माहौल का पता लगाया जा सकता है। फिर दोनों के अपनी प्रॉपर्टीज, घर में अगर दो बच्चे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मतलब जो हमारे 5 एलिमेंट हैं। राइट, एक ही सिचुएशन में कभी एक बच्चा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। राइट, क्योंकि दोनों सोल अलग अलग बैकग्राउंड से आए, और एक थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो उसको वो चीजें उतनी इम्पैक्ट नहीं करती, एक ज्यादा सोचने लगता है, एक फॉर ए सेकेंड, फॉर ए मोमेंट सोचता है। तो इन चीजों से भी उसके, एक ही सेम घटनाएं दो बच्चों के साथ हो रही हैं, लेकिन पिछले जन्मों की वजह से और गर्भ संस्कार की वजह से अलग अलग कंडीशन में वो बच्चे पलते हैं। गर्भ संस्कार कभी कभी अलग हो जाता है। गर्भ संस्कार मतलब क्या होता है, गर्भ में शिशु है, उस टाइम पे माहौल, वातावरण, माँ का सोचना, माँ का खान पान। तो एक ही सिचुएशन में
दोनों बच्चों का देखने का, सोचने का, समझने का, रिस्पॉन्ड करने का नजरिया भी, तरीका भी अलग अलग हो सकता है ना। कभी कभी दोनों बच्चों में वो कॉन्फिडेंस हम नहीं देखते। कभी कभी एक बच्चा बहुत जिद्दी होता है, एक बहुत इनोसेंट होता है, दब्बू होता है, राइट। तो कुछ चीजें सिमिलर होती हैं जो जेनेटिक है, जो बिना दिए आ जाती हैं, और कुछ चीजें माहौल के ऊपर डिपेंड होती है। दोनों का अब जैसे मिट्टी अलग अलग हो गई तो पौधे के फल में भी फर्क आता है ना। सीड कहाँ प्लांट कर रहे हैं, वहां की जलवायु कैसी, कोई चीज गर्मी में हमने की, कोई चीज ठंडक में की, तो बाहर के इन्वायरमेंट से। ये आप समझ रहे हो कि कैसे इंसान, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। हर आदमी का नेचर एक दूसरे से अलग है। अब क्या हमें किसी से शिकायत होनी चाहिए क्या? हमको हमारे हस्बैंड से, हमारी सास से, आ, हमारे हमारे रिलेटिव से, हमारे पड़ोसी से शिकायत होनी चाहिए क्योंकि हमको नहीं पता कि इनका पिछला बैकग्राउंड क्या था, इनके गर्भ संस्कार कैसे थे, इनका बचपन कैसा था। तो जो उनको जिस तरह का परवरिश हुआ है, जैसी सीडिंग है। अब हम नीम के पेड़ से ये नहीं कह सकते ना कि आप कड़वे क्यों हो। हमें तो यहाँ पे आम खाना था, क्या गलती है उसकी? कोई गलती नहीं है, देखा जाए तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें इतनी डीप रूटेड, हर कोई भी व्यक्ति जानबूझ के गलत नहीं करता। किसी के अंदर जानबूझ के लालच नहीं आती, किसी के अंदर जानबूझ के क्रोध नहीं आता, किसी के अंदर जानबूझ के एग्रेशन नहीं आता, कोई जानबूझ के किसी को चीट नहीं करता। ये एक जर्नी का पार्ट है। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, वो करने के पीछे जो चीज हमको उकसा रही है ना, वो जो उकसा रहा है, वो जो अंदर बैठी कोई चीज है जो हमें वो करने के लिए बार बार मोटिवेट कर रही है, अच्छा या बुरा, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, वो करने की उत्तेजना कहाँ से आती है ना। समझ रहे? अंदर से। और अंदर से कैसे आती है? क्योंकि हमारा कुछ बिलीव बनता जाता है, राइट। तो आपने देखा, समझा कि कैसे मनुष्य का जो है कैसे मनुष्य का नेचर, व्यवहार, तरीका, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व बनता जाता है। और पूर्व जन्म के कर्म तो होते ही है। तो हमने पहला पार्ट क्या देखा कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ के नया शरीर लेती है तो उसके प्रारब्ध के हिसाब से वो चूज करती है कि कौन कौन से कर्म हमको पहले सेटल करने, क्योंकि वो सोल कॉन्शियसनेस में होती है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो उसके लिए अच्छा गलत, गरीबी अमीरी कोई मैटर नहीं करता, उसको अपने कर्मा सेटल करने हैं। तो वो इसने एक अगेन एक जन्म लिया। और पिछले जन्म में उसने जो उसका माहौल था, जैसे सचिन तेंदुलकर, मैं बार बार कहती हूँ कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे बैट्समैन रहे। तो इनकी एक जीवन की साधना थी, बहुत अर्ली स्टेज में उनको पहचान लिया लिया गया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको नेम फेम मिला। तो क्या कोई और उतना अच्छा नहीं खेलता था? पर ये इनके कई जन्मों की साधना रही होगी ना। कई जन्मों में उन्होंने इस नेम फेम को पाने के लिए मेहनत की रही थी, तो आज वो फलित हुई। तो कुछ चीजें हम बचपन से लेके आते हैं ना। बचपन से मतलब पिछला हमारा जो बैकग्राउंड होता है, आत्मा ने उसकी साधना की है तो उसका सुर वैसा होता है तो अच्छी सिंगिंग करता है, उसके भाव अच्छे होते हैं तो नृत्य करता है, पेंटिंग करता है। सबकी पेंटिंग इतनी अच्छी थोड़ी होती है। हमें ब्रश दे दो तो हम तो, आप बोलोगे कि बनाओ मैंगो तो बन जाएगा बनाना, हमारा तो ऐसा हाल है। लेकिन मेरे घर में मेरी जो है छोटी वाली बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसको इंटरेस्ट है। बड़ी वाली को थमाना पड़ता है। अभी इंटरेस्ट कैसे आया बताओ? शी इज जस्ट अभी 7 years old। और वो 3-4 साल से, बचपन से ही वो ब्रश पेंटिंग उसको सबसे अच्छा लगता था करना। तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? मेरे घर में मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं, कहाँ से आया? लास्ट राइट। बर्थ। जी। लास्ट हाँ, ये जन्म से। इंटरेस्ट उसका डेफिनेटली, वो पहले ऐसे किसी प्रैक्टिस में रही होगी। तो एक सोल कॉन्शियसनेस भी होती है ना, सोल की अपनी भी एक मेमोरी होती है। हम्म। सोल के अंदर अपनी भी पिछले कर्मों के बहुत सारे जो है ना, इस जन्म में देखो कुछ सोल ऐसी होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, मन बहुत घबराता है, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो भी रिजॉल्व नहीं हुई। तो उनसे पूछो, अगर तूने कोई कारण नहीं ज्यादा समझ में आएगा। कुछ सोल बचपन से बड़ी एनर्जेटिक होती है, कुछ सोल बचपन से ही बहुत डल होगी,
तो कुछ उसके अपने संस्कार जो कुछ अभी कर्मास या अभी कुछ उसके रिजॉल्व नहीं हुए हैं। फिर अगेन जब गर्भ में आया तो गर्भ संस्कार, गर्भ का माहौल, माँ क्या सुन रही है, माँ क्या देख रही है, माँ क्या सोच रही है, कैसा उसका पोषण है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो घर का माहौल, वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखता है, स्पेशली वाणी, तरीका, है ना, वो सब कुछ चीजें उसको वहां से मिलती हैं। ऐसे फिर हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। तो पहली बॉक्स में हम आते हैं जेनेसिस पे। जेनेसिस जैसे हमने देखा बर्थ की बात कर रहा है, जेनेसिस कह रहा है अब लाइफ में कभी कभी एक बच्चा कैसे होता है, आप देखो कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बच्चे को अगर भूख लगी तो आंखें बंद करके कहाँ है इतना रोएगा इतना रोएगा इतना रोएगा कि आपको उसको उठा के माँ को दूध पिलाना ही पिलाना पड़ेगा, है ना। ताकत लगा देता है जब उसको दूध चाहिए होता है। अब छोटे बच्चे को अगर आप झुंझुना पकड़ा दो तो भी छोटा बच्चा झुंझुने से मानता नहीं, उसको चाहिए तो चाहिए, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जेनेसिस हमें कहता है फॉर एनी क्वेश्चन, अगर हम अपने जीवन के किसी क्वेश्चन को पूछते हैं और जेनेसिस पे आते हैं, जेनेसिस कहता है एक रीस्टार्ट करो, फिर से ना शुरुआत करो, ठीक है। और उसी छोटे बच्चे की तरह जिसने आंखें बंद कर ली है, अब जैसे 3 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, भूख लगी है तो आप उसको ना चॉकलेट दे दोगे, मोबाइल दे दोगे, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा, राइट। तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका ध्यान आपने हटा दिया। तो हमको वो नहीं करना, हमको वो छोटा बच्चा बनना है, वो छोटा शिशु बनना है जिसको दूसरा ऑप्शन नहीं पता, उसको चाहिए तो चाहिए, तो वो जुनून, वो दमखम, है ना, वो जोश कि और वो आंखें जैसे बंद कर लेता है वैसे ही कि अब हमें सिर्फ अपने मन की बात सुननी है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस चीज में, हमको अभी फिलहाल ये ही चाहिए, अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हम अपनी एनर्जी को यहाँ वहां किसी भी तरीके से और ज्यादा इन्वॉल्व अदर चीजों में नहीं कर सकते, राइट। अगेन जेनेसिस मतलब कि उसके अंदर कोई नई चीज एड ऑन करो, जैसे एक नया शरीर मिला ना, रीबर्थ के में क्या होता है, जब जन्म होता है दोबारा एक छोटे से शिशु को क्या मिलता है, नया शरीर, नया माहौल, नया मौका। तो इसका मतलब कि कुछ नई चीजों को ऐड ऑन करिए, नए तरीकों को ऐड ऑन करिए। जैसे अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो पुरानी बातों को छोड़ के, क्योंकि आत्मा ने अपना पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण किया, तो पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को पूरी तरीके से छोड़ के ना एक नई शुरुआत करना, नए स्टेट ऑफ माइंड के साथ, है ना, नई बात करो, कुछ नया कहो, कुछ नया करो, कुछ नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो, राइट। और तो जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो अब देखो कुछ भी नया करते हैं तो क्या होता है, हम बड़े पैनिक हो जाते हैं उस टाइम पे, एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो, नई जॉब में जा रहे हो, तो एक उलझन सी होती है, एक नर्वसनेस होती है, तो उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना होता है। तो जेनेसिस में आने का मतलब है कि एक नई शुरुआत करिए। जेनेसिस का मतलब है कि उसी चीज में ना आप फिर से एक रीस्टार्ट करो, एक स्पार्क डालो, नए तरीके से, नए नए कुछ उसके अंदर नयापन लाओ। उसका टाइम हो चुका, कुछ नयापन लाइए उसके अंदर, है ना। एक नए तरीके से उसी चीज को देखिए, एक नए तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करिए। रिलेशनशिप में जब आता है तो इसका मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नई चीजों को ऐड ऑन करिए, मतलब कुछ उस अपने और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, है ना, कुछ नयापन लाओ। पुराने पैटर्न को, मे बी हम एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, राइट, मे बी हम एक बहुत टाइम से एक ही तरह का जीवन शैली जी रहे हैं, इसलिए रिश्तों में ना वो उमंग उत्साह खत्म हो गया है। तो कुछ नया पैटर्न को उसमें एड ऑन करने की बात करता है, उस रिश्ते को नया, एक नया नजरिया देने की बात करता है, नया विश्वास जनरेट करने की बात करता है, और एक जुनून करता है कि ये रिश्ता बेहतर बनाना है तो बेहतर बनाना है। अब मुझे अदर चीजें, अदर बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो पिछली बातें, जो पुरानी बातें, उनको भूल के इस रिश्ते में अपनी पूरी एनर्जी देनी है मुझे। पॉजिटिव बॉक्स है, यस नो के लिए यस बॉक्स है, पॉजिटिव बॉक्स है, पॉजिटिव वाइब्स देना होता है, राइट।
बिजनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब कि कुछ नए आइडियाज लाओ, किसी नए तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो। अगर हम प्रोडक्ट की बात है तो किसी नए मतलब उसकी जो पैकेजिंग है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो। मे बी एक सेम कॉन्सेप्ट को हम बार 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 बार, तो लोग और पब्लिक और हमारा जो क्लाइंट है, जो ग्राहक है, उसके अंदर कुछ नयापन चाहता है, राइट। तो कुछ नया स्लोगन ले आओ उसके साथ, उसी प्रोडक्ट को कुछ नए तरीके से, कि आदमी को एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसमें कुछ नयापन लगे कि अच्छा अब इसमें ये भी चीज हमको मिल जाएगी, इसके साथ क्या ये भी चीज ऐड ऑन हो गई है, राइट। हेल्थ की बात है तो उसका मतलब कि अपनी जो है नए डाइट प्लान, मतलब अपने डाइट को चेंज करो, या फिर अपनी रूटीन को चेंज करो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो इसका मतलब है कि वापस आप एक जो है ना, फिर से किसी नए डॉक्टर से आप एक कंसल्ट करो, एक सेकेंड ओपिनियन लो, अपने अंदर फिर से एक जोश लाओ, फिर से अपने अंदर इस बात को लाओ, है ना, कि हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जोश को, एक नई सोच सबसे जरूरी है किसी चीज की नई शुरुआत के लिए। अगर हम नई सोच नहीं लाते, पुराने ही पैटर्न पे सोच रहे, पुराने ही ढर्रे पे चले, तो कुछ नया नहीं होगा। तो सबसे पहले न्यू रीबर्थ का मतलब है, जेनेसिस का मतलब है कि एक नए सोच की शुरुआत, नए बिलीफ को जनरेट करना। तो अपनी सोच, एक नई सोच लाओ, है ना। एक नया सोच क्या होता है, पॉजिटिव सोच लाओ कि नहीं, मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना ही बनाना है। मे बी आप हार मान चुके हो, मे बी आप बहुत सारी बातों पे बिलीव कर चुके हो, राइट। तो एक नया, क्योंकि सोच हर चीज की आरंभ है। बिना सोच के हम जब तक एक नया सोच डेवलप नहीं करेंगे, हम नया कैसे करेंगे। तो एक सोच लाना, एक नई सोच का आरंभ होना, है ना, कुछ नया सोचना, ये बहुत जरूरी है। तो अपनी सोच को डेवलप करो, कुछ नया सोचो, कुछ पॉजिटिव सोचो, कुछ और सोचो, और बेहतर सोचो कि और बेहतर कैसे, और बेहतर कैसे, कितना कुछ यूनिक सोचो, कुछ यूनिक करो, रिश्तों में कुछ यूनिक करो, अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीकों को बदलो। तो सोच को बदलेंगे तो क्या होगा, जब नई सोच आएगी तो जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी सोच से ही परिवर्तन होता है, राइट। ये हमारा पहला बॉक्स है, जेनेसिस का बॉक्स। यस बॉक्स है, कंप्लीटली यस बॉक्स है ये। दूसरा बॉक्स नो बॉक्स है, माया का बॉक्स है। इट इज कॉल्ड इल्यूजन, माया, भ्रम, है ना, कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, एक्चुअली हमने एक बात को पकड़ लिया, हमने एक बिलीफ को पकड़ लिया, और उसके अलावा हमें दूसरी कोई चीज, दूसरी कोई बात दिख नहीं रही। एंड ऐसा कई बार होता है कि हमारी अपनी एक दुनिया होती है, राइट। और कहीं ना कहीं इल्यूजन का मतलब, माया का मतलब कि सोल कॉन्शियसनेस से उठ के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाना। तो वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली ब्यूटी, दिस बॉडी, दिस ब्यूटी, है ना, घूमना, पैसा, खाना, परिवार, मी मेरा, मी मेरा माई। अगेन यहाँ पे हम कोई भी ड्यूटी, कोई भी काम, जैसे भी मैंने इसके पहले जो भी क्लास शुरू होने से पहले बोला, वो सोल कॉन्शियसनेस की बात थी। अगेन यहाँ पे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जा रहे हैं, तो लिमिटेशंस में आ गए, तो हमारे पास भय भी आ गया, हमारे पास डर भी आ गया। अरे हम कुछ बोलेंगे हमारे साथ गलत ना हो जाए, अरे हमने बोला कहीं उल्टा हमारे साथ कोई पंगा ना हो जाए, है ना, कहीं हमारा इनसे कोई बिगाड़ ना हो जाए। इल्यूजन्स, माया, क्योंकि अब हमने अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आए, तो हमने क्या है, अपनी शक्तियों को एक सीमा में, एक सीमित उसमें अपनी शक्तियों को समझने लगे हम। तो हम ईश्वर को, हम जो लॉज होते हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, हम उन चीजों को भूल जाते हैं, हम उस परम शक्ति को भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर डर आ जाता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, और कभी कभी डर वश, इनसिक्योरिटी के वश भी हम गलत चीजों को अलाउ कर देते हैं अपने साथ और दूसरों के साथ, क्योंकि हम सोल की पावर भूल चुके हैं। तो हमें लगता है कि मैं तो बिचारी हूँ, मेरी तो एक लिमिटेशन है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। माया का मतलब ये है, इल्यूशन का मतलब ये है, एक सिंपल वर्ड में, कि जैसा आप सोच रहे हो, ये बोर्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। चश्मे को उतारो और नजरिए को बदलो। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो आप देख नहीं पा रहे हो, राइट, जो आप
कुछ दिख नहीं रहा है या आप देखना नहीं चाहते हो, आप अपनी सोच के साथ बंद गए हो, आप जो सोच रहे हो ना आपको वही सही लग रहा है। माया वाला लोग कैसा सोच कहता है कि मेरे को सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, मैं जो जान रहा हूँ, मुझे जितना पता है इट इज इनफ फॉर मी, मुझे मालूम है, डोंट टेल मी। सोच से बन जाता है, रिजिट हो जाता है। कभी कभी छोटी छोटी बात बोलूं, हम के सामने वाले के अंदर 1000 अच्छाई होती, फॉर एनी रीजन हमने उसको गलत मान लिया। अब उसकी 100 एफर्ट 100 अच्छाई भी ना हमको दिखती नहीं, हमको उसका एक वही वही एक है ना इमेज बन जाती है हमारी नजर में कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। ये सबसे बड़ा इल्यूजन और भ्रम है हमारा। हम्म, कितने सारे इल्यूजन्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स मुझे लगता है। सबसे पहले तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, कितने इल्यूजन्स हमारे खुद को लेके होते। एक लड़की, एक औरत, मतलब एक ब्यूटी, एक सुंदरता का इल्यूजन, भ्रम। सुंदरता के जो मापदंड, जो जो मायने, जो सोसाइटी ने ना बहुत सारी धारणाएं, जो गलत धारणाएं बना दी। जैसे कि इंग्लिश आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लेडी। आज के जमाने में जो औरत इंग्लिश नहीं बोलती अपने बच्चों के साथ, वो स्कूल में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट लगता है। ये एक भ्रम है ना, हम्म, ये एक भ्रम है ना कि आप एक जगह पे आके आपने अपने आप को एक एक लिमिटेशन में बांध लिया। हम्म, जिसके अंदर ये भ्रम नहीं है वो क्या होता है, वो स्कूल में जाता है, ऐसी बहुत सारी मदर भी देखते हैं हम लोग, स्कूल में आती है, फटाक से धड़ल्ले से हिंदी बोलती है क्योंकि वो उस भ्रम का पार्ट नहीं है, उन्हें नहीं आती इंग्लिश, हम्म, उन्हें नहीं आती, इट्स ओके, क्योंकि उनका वो माहौल नहीं था, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो क्या होता है, इस माया के चक्कर में पड़ के ना हम, वो लेडीज क्या होती हैं, कम बोलने लगती हैं, स्कूल गई, इंग्लिश नहीं प्रॉपर आती, कम बोलेंगी या टूटी फूटी बोलेंगी हम्म, या अपनी बात को रख नहीं पाएंगी। क्योंकि एक हम्म, इल्यूजन, एक भ्रम, क्या कि मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसकी टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम्म, तो हमने एक भ्रम पाल लिया कि लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। तो क्या हो गया, जजमेंटल आ गया हमारे दिमाग में कि लोग हमें जज करेंगे, ये हमारा भ्रम है। हमने ये भ्रम अपने अंदर पैदा करके उनके दिमाग में डाला, राइट। हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हमारा हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो हमारे अंदर कोई कमी है। ये भी एक सबसे बड़ा भ्रम है। मोक्षपटम आपको इन सारे भ्रम से ऊपर उठने की बात करता है कि तुम जैसे हो एक्सेप्ट करो अपने आप को, राइट। क्योंकि हमारे अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो कुछ भ्रम करने वाली ये आइडेंटिटी जो बन जाती है ना, उसमें उलझ के वो खूबियां हमारी दब जाती हैं, राइट। वो खूबियां हमारी क्या होता है अंजू मैम, वो दब जाती हैं, है ना। हमारे अंदर 1000 क्वालिटी होती है, पर हो सकता हो किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन, हो सकता हो किसी के फीचर्स अच्छे ना हो, किसने बोला। ये एक धारणा, एक बिलीफ बनी है ना सामाजिक। तो हम उस पे अपने आप को क्या करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, खुद को जज करने लगते हैं। तो हमारे अंदर की अदर काबिलियत, अदर चीजें ना दब जाती हैं। इफ आई एम ए हाउस वाइफ, मेरी भाभी मेरी बहन कमा रही है, मैं नहीं कमा रही हूँ, हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है। और हम अपनी अपनी उस गिल्ट को, अपनी इस बात को दूसरों के दिमाग में डाल देते हैं, सामने वाला भी वैसे ही सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हम इल्यूजन से कल फिर से शुरुआत करेंगे। आज फर्स्ट डे था, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस मोक्ष पटम को, एक एक बॉक्स को समझना। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना अंजू मैम, तो हमारा एक सेट, एक पैरामीटर होता है, स्कूलिंग, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, शादी, बच्चा, उसकी परवरिश, आज के टाइम पे बीइंग अ फीमेल, करियर सेटल होना, राइट। सबसे बड़ा इस सब आते ही एकदम माया और भ्रम में हम फंस गए, हम्म, भूल जाते हैं। अरे भाई, भगवान ने वापस एक शरीर इसीलिए नहीं दिया इस आत्मा को। सबसे पहला माया, माया क्या होती है, अपनी तरफ खींचती है, हमको आकर्षित करती है, ये माया जाल है, ठीक है। इसके अंदर आकर्षण है, ये राहु है जो हमको खींचता है अपनी तरफ। जैसे ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट इल्यूजन, हाँ, ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट, सही। आपके रिंकल्स गायब हो जाएंगे, और हम ऑल द लेडीज आर स्टूपिड, भाग रही भाग रही भाग, मैं कभी यूज नहीं करती हूँ,
अंदर से खाना खाते हैं, पोषण देते हैं, मेकअप करना, कभी जाना एक अलग बात होती है कि अपने आप को प्रेजेंट करना। लेकिन इस भ्रम से कि 40 के प्लस हमारे रिंकल्स नहीं आएंगे, हमारी स्किन पतली होगी तो रिंकल्स जल्दी आएंगे। वो तो त्वचा तो भगवान ईश्वर हम पैदा लेके होके आए ना। जिनकी चबी चबी स्किन होगी, रिंकल्स लेट में आएंगे। मेरे जैसे। रिंकल्स आना, हाँ। झाइयां हो जाना, बाल पक जाना, और हम भागते हैं, है ना। अगेन माया में फंस रहे, अगेन ये माया जाल है। वेट कम करने के लिए ऑल द शेक एंड पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। किसी भी चीज को ना, उसकी ब्यूटी को खत्म करके उसको प्रेजेंट करना, माया हमको रियलिटी से दूर लेके जाती है। एक इल्यूजन, एक भ्रम की उसमें, जैसे कि सीता माँ भ्रमित हुई थी सोने के हिरन के चक्कर में ना, दैट वाज इल्यूजन, राइट। वो एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। तो माया हमको, हमारे अंदर लालसा, हमारे अंदर लालच पैदा करती है, और कभी भी हमको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देती, कभी भी हमारी जर्नी वो कंप्लीट नहीं होने देती, क्योंकि ये माया नगरी है। और अगर हम माया नगरी में आए हैं तो यकीन मानो, यही सबसे बड़ा लेसन है कि माया को तोड़ के ऊपर उठना, राइट। तो अपने लुक को लेके हमारा इल्यूजन, अरे भाई हर चीज ढल रही है, हर चीज जा रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हैप्पीनेस ना, खुशी, खुश रहना, मस्त रहना, एंटरटेनमेंट। लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए, रस होना चाहिए, रंग होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, राइट। हम इन सबसे कहीं दूर चले जा रहे हैं, हमको लग रहा है वो ही जीवन है। दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। हम जीवन नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन है क्या। क्योंकि आते ही तो हमने, बच्चे ने जो है आते ही तो माया देखा, चारों तरफ लोग माया के प्रति तो भाग रहे हैं। तो पहले क्या था? वननेस थी, जब सोल कॉन्शियसनेस में थे। जैसे ही पैदा हुए और इंद्रियां डेवलप हुई, वैसे ही मैं मेरा तेरा होने लगा। डुअलिटी में आ गए हम लोग, राइट। और अपने बिलीफ से, सोच से ऐसे बंध गए हैं कि उसके ऊपर हम कुछ देख नहीं पाते। इल्यूजन हम कल फिर से पूरा पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो इट इज जस्ट अ वन डे। धीरे 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 एक एक बॉक्स को जब हम एक्सप्लोर करेंगे ना, जी। अंजू मैम, तो बहुत अच्छा लगेगा। और पता है, हम डिवाइन की ओर करीब जाते हैं, बिकॉज डिवाइन भी देख रहा है कि हम अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम, अपना इम्पोर्टेंट पैसा, और अपना एफर्ट, और अपनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियसनेस ना, हम एक ऐसी लर्निंग में दे रहे हैं जो हमें उससे करीब ले जाता है, जो भ्रम से उठा के हमें ब्रह्म तक लेके जाता है। जो हमारी सोच के, हमारे जितने, हमारी जो सोच के दायरे हैं ना, जो लिमिटेशन, उसको खोल देता है। बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जिसपे भी आपका ध्यान ही नहीं जा रहा होगा। हम्म। तो जब इल्यूजन्स के बादल हटते हैं ना, तो हमें अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें क्लियर दिखती हैं। मैं सही हूँ, ये भी बहुत बड़ा इल्यूजन। मैं ही सब कुछ कर लूंगी, ये उससे बड़ा इल्यूजन है। जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, सरेंडर मीन सरेंडर। बिल्कुल। जब ये लगता है कि हम कैसे करेंगे, ईगो। फिर लगता है हम कैसे, तो हम, हमारे तो बहुत लिमिटेशन है, देखो हमारी एक क्षमता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि व्हेन वी मर्ज आवर एनर्जी टू द डिवाइन एनर्जी, तो एक इल्यूजन से, एक भ्रम से ऊपर उठ के ना, हमने उस सत्य को पहचाना, राइट। तो हमारी क्षमता बढ़ जाती है ना। तो ऐसे कितने सारे इल्यूजन्स लेके हम, पहले हम कल एक एक इल्यूजन पे बात करेंगे, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने सामाजिक जो कुछ आसपास चल रहा है, राइट। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जी मैं? कल ना मुझे जैसे मैम, ये काफी मोडेलिटीज हैं हमारी, जिसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं, मेरे पास ठीक है, पैसा आ जाएगा विद द टाइम, आ रहा है या मेरे पास है प्रैक्टिकली, बट मुझे पैसे से संतुष्टि नहीं है, मुझे अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, मुझे वो एक अथॉरिटी चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे, मैं जैसे सोच रही थी कि वो जैसे मैम काफी मोडेलिटीज होती हैं, तो उसमें से वो एग्जैक्ट आंसर मतलब देखा जाए